तो कहते हैं, तो क्या है कि श्राव किसको कहेगा? श्राव मतलब श्रवण, श्रवण मतलब सुनना नहीं, श्राव। तो श्राव वह प्रक्रिया है, श्राव वह प्रक्रिया है, श्राव वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जानवर या पौधा, जिसके द्वारा कोई जानवर या पौधा एक तरल पैदा करता है। क्या पैदा करता है? तो तरल पैदा करता है, तरल पैदा करता है और छोड़ता है, तरल पैदा करता है और छोड़ता है। यह मल त्याग की एक विधि है। मतलब श्राव जो है किसकी विधि है? तो मल त्याग है, मल त्याग की एक विधि है। उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव उत्सर्जन, अब जानना है उत्सर्जन के बारे में। तो उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपने शरीर से अनावश्यक अपशिष्ट, अनावश्यक अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है। अनावश्यक अपशिष्ट पदार्थ जो होता है, अनावश्यक अपशिष्ट पदार्थ, उसको बाहर निकालता है, अनावश्यक अपशिष्ट पदार्थ जो है उसको बाहर निकालता है। मानव में उत्सर्जन अंग कौन कौन है? तो मानव में उत्सर्जन अंग, तो मानव में उत्सर्जन अंग वृक्क है जिसको किडनी कहते हैं। मानव में उत्सर्जन अंग वृक्क है जिसको किडनी कहते हैं। और मूत्रवाहिनियां हैं, मूत्रवाहिनी जिसको इंग्लिश में यूरेटर्स कहते हैं। क्या कहेंगे? यूरेटर्स, मतलब यूरेटर कहेंगे। और मूत्राशय है, मूत्राशय है जिसको इंग्लिश में ब्लैडर कहते हैं, ब्लैडर कहेंगे। और उसके बाद मूत्रमार्ग है, मूत्रमार्ग को यूरेथ्रा कहेंगे। क्या कहेंगे? यूरेथ्रा। तो मानव में उत्सर्जन अंग कौन कौन है? तो वृक्क है, मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय है, मूत्रमार्ग है। अब कहता है जलीय पौधे, मछली, मेढक, कीट, ये सब जैविक घटकों का प्रतिनिधित्व प्राकृतिक आवास में करते हैं। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव उसके जैव घटक कहलाते हैं। किसी मतलब आवास में पाए जाने वाले सभी जीव उसके जैव घटक कहलाते हैं। उदाहरण में जैसे कोई भी आवास है, कह रहा है कि किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव उसके जैव घटक हैं, उसके जैव घटक हैं। तो इसका उदाहरण क्या क्या है? तो उदाहरण आपका हो जाएगा पौधा या फिर जंतु, पौधा या जंतु हो जाएगा। किसी आवास में पाई जाने वाली सभी निर्जीव वस्तुएं उस आवास के अजैव घटक कहलाते हैं। मतलब किसी भी आवास में पाई जाने वाला निर्जीव वस्तु जो रहेगा उस आवास के अजैव घटक कहलाएगा। कैसा घटक? अजैव। निर्जीव वस्तु अजैव घटक कहलाएगा, सजीव वस्तु जैव घटक कहलाएगा। तो इसका उदाहरण में आपका क्या हो जाएगा? जैसे सूर्य का प्रकाश क्या है? निर्जीव है। उष्मा हो जाएगा, जल हो जाएगा, और वायु हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। ये सभी
किस प्रकार के घटक हैं, तो अजैव घटक हैं, लेकिन पौधा जंतु वो सब जैव पदार्थ हैं, जैव घटक हैं। तो जिस आवास में सजीव वस्तु रहेगा, जिस आवास में सजीव होगा उसको जैव घटक कहेंगे, और जिस आवास में निर्जीव वस्तु होगा उसको अजैव घटक कहेंगे। तो अजैव घटक के उदाहरण में हो जाएगा सूर्य प्रकाश, उष्मा, जल, वायु, मिट्टी। अजैव में हो जाएगा पौधा, जंतु। अब आगे देखना है क्या है, तो आगे कहता है कि प्राकृतिक आवास किसी प्रजाति विशेष के पौधे या जीवों या अन्य जीवधारियों के रहने का एक पारिस्थितिक या पर्यावरणीय क्षेत्र है। मतलब प्राकृतिक आवास जो होता है, प्राकृतिक आवास, प्राकृतिक आवास, तो प्राकृतिक आवास जो होता है किसी प्रजाति विशेष के पौधे या जीवों, किसी प्रजाति विशेष के पौधे या जीवों या अन्य जीवधारियों के रहने का एक पारिस्थितिक या पर्यावरणीय क्षेत्र होता है। 5 प्रमुख प्राकृतिक निवास स्थान हैं। प्राकृतिक निवास स्थान कितना है? प्राकृतिक निवास स्थान, तो प्राकृतिक निवास स्थान कितना है? तो 5 है। तो प्राकृतिक निवास स्थान कितना है? तो 5 है। तो कौन कौन है? तो आपका हो जाएगा वन, घास के मैदान, फिर आपका हो जाएगा रेगिस्तान, फिर हो जाएगा पहाड़, फिर होगा ध्रुवीय क्षेत्र, और एक हो जाएगा जलीय आवास। तो जलीय आवास हो जाएगा। तो ये सभी क्या है? तो प्राकृतिक निवास स्थान है। वन, घास के मैदान, रेगिस्तान, पहाड़, ध्रुवीय क्षेत्र और जलीय आवास। ध्रुवीय क्षेत्र और जलीय आवास, ये सभी प्राकृतिक निवास हो जाएगा। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। वर्तमान में जो कृषि और निर्माण संबंधी जो गतिविधि हो रहा है, गतिविधि का जो प्रसार हो रहा है, तो उसके कारण क्या है? प्रसार के कारण निम्नीकरण हो रहा है, भूस्खलन होता है, मृदा अपरदन होता है, और मरुस्थलीकरण होता है, जो कि पर्यावरण के लिए खतरा है। मतलब वर्तमान टाइम में जो जंगल वगैरह को, पहाड़ वहाड़ को हटा रहे हैं खेती करने के लिए या कुछ उद्योग लगाने के लिए, तो वो सब पर्यावरण के लिए क्या है? खतरा है। तो वो सब भी मतलब करने से, मिट्टी हटाने से, अधिक पेड़ पौधा, जंगल के पेड़ पौधा को काटने से या पहाड़ वहाड़ को काटने से क्या होगा? भूस्खलन होगा, मृदा अपरदन होगा, मरुस्थल बन जाएगा जमीन। तो ये सभी क्या है? पर्यावरण के लिए तो खतरा ही है। पेड़ की टहनी से एक नया पत्ता निकलना या प्रजनन से संबंधित नहीं है। पेड़ की टहनी से निकलने वाला नया पत्ता प्रजनन से जुड़ा नहीं होता है, या वृद्धि से जुड़ा होता है। पेड़ से टहनी जो निकलेगा वो नया पत्ता वो प्रजनन से संबंधित थोड़े होगा। वह
जो कि ये वृद्धि से संबंधित होगा। किससे होगा? वृद्धि से। पेड़ की टहनी से निकलने वाला नया पत्ता किससे संबंधित होगा? तो वृद्धि से जुड़ा होगा। किससे? वृद्धि से जुड़ा है, ना कि प्रजनन से। अब कहता है आगे है आपका कि पुरुष जो है शुक्राणु के मिलने से पूर्ण विकसित भ्रूण बनता है। पुरुष के शुक्राणु के मिलने से पूर्ण विकसित भ्रूण बनता है और मादा अंडे को जन्म दिया जाता है। तो ये क्या चीज से संबंधित है? प्रजनन से संबंधित है। अंडे से चूजे निकलना यह भी प्रजनन का उदाहरण है। अगला कहता है मुर्गी के अंडे, पौधे के बीज, आलू की कलियां प्रजनन से संबंधित है। प्रजनन से तात्पर्य जीवों में होने वाली उस प्रक्रिया से जिसमें कोई जीव अपने ही समान एक नए जीव की उत्पत्ति करता है। प्रजनन दो प्रकार के होते हैं। प्रजनन कितना प्रकार के होता है? तो दो प्रकार के होता है। कौन कौन होता है? तो लैंगिक होता है और अलैंगिक होता है। प्रजनन कितना प्रकार के होता है? दो प्रकार के। एक होता है लैंगिक होता है और एक अलैंगिक प्रजनन होता है। एक होता है लैंगिक प्रजनन, दूसरा होता है अलैंगिक प्रजनन। तो लैंगिक जनन में सर्वाधिक विविधता देखने को मिलती है। लैंगिक जनन में क्या होता है? सर्वाधिक विविधता सर्वाधिक विविधता पूछेगा किस में होता है? तो लैंगिक जनन में। सर्वाधिक विविधता किस में देखने को मिलता है? तो लैंगिक जनन में। मानव शरीर में निषेचन कहाँ होता है? तो फैलोपियन ट्यूब, जिसको हिंदी में डिंब वाहिनी नालिका कहते हैं। मानव शरीर में निषेचन कहाँ होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब में होता है। मानव शरीर में निषेचन कहाँ होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में होता है, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे? तो डिंब वाहिनी नलिका कहेंगे। डिंब वाहिनी नलिका कहेंगे। तो मानव शरीर में निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है, जिसे हिंदी में डिंब वाहिनी नलिका कहते हैं। कहता है यद्यपि जीव मर जाते हैं लेकिन उनकी प्रजाति पृथ्वी पर जीवित रहती है। सजीवों की यह विशेषता किसके द्वारा संभव होता है? तो प्रजनन के द्वारा संभव होता है। किसके द्वारा संभव होगा? तो प्रजनन के द्वारा संभव होगा। तो प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपने ही समान एक नए जीव का उत्पत्ति करता है। मतलब अपने ही समान प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपने समान नए जीव की उत्पत्ति करता है। नए जीव की उत्पत्ति करता है। यह जीवों की एक प्रमुख विशेषता है। जातियों की पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखना। साधारणतः जीवाणु द्विविभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं। जीवाणु प्रजनन किस प्रकार करता है? तो जीवाणु जो है प्रजनन करता है द्विविभाजन द्वारा। तो जीवाणु जो है द्विविभाजन द्वारा प्रजनन करता है। वही पूछ रहा है जीवाणु किस विधि से प्रजनन करता है? तो द्विविभाजन द्वारा। प्रजनन की वह क्रिया जिसमें दो युग्मकों के मिलने से बनी रचना युग्मनज यानी जायगोट द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है, लैंगिक जनन कहलाती है।
मतलब लैंगिक जनन किसको कहेगा? लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन किसको कहता है? तो प्रजनन की मतलब वह क्रिया जिसमें दो युग्मक, क्या, दो युग्मक, दो युग्मकों के मिलने से बनी रचना जो होता है युग्मनज, क्या होता है? बनी रचना युग्मनज, जिसको इंग्लिश में जायगोट भी कहते हैं। जायगोट, जायगोट द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होना। जायगोट द्वारा क्या होता है? नए जीव की उत्पत्ति होता है, वह लैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक प्रजनन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नया जीव एकल जनक से बनता है। अलैंगिक प्रजनन जो होता है, अलैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन में नया जीव जो है, नया जीव, नया जीव, नया जीव एकल जनक से बनता है, एकल जनक से बनता है। ठीक, मतलब इसमें केवल एक भाग लेगा, या तो नर लेगा या मादा लेगा। इसमें दोनों भाग नहीं लेता है, लेकिन इसमें दो युग्मक होता है। इसमें मतलब नर और मादा दोनों भाग लेता है। लैंगिक में नर और मादा दोनों भाग लेता है, लेकिन अलैंगिक में केवल नर या मादा भाग लेगा। तो इसमें केवल एक जनक होता है। वही कह रहा है कि अलैंगिक प्रजनन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नया जीव केवल नर या मादा, मतलब दोनों में से कोई एक, तो कह सकते हैं एकल जनक, एकल जनक से बनता है। इसमें युग्मक या जनन कोशिकाओं की कोई भूमिका नहीं होती। इसमें मतलब अलैंगिक जनन में ना तो युग्मक होता है, ना तो युग्मक होता है अलैंगिक जनन में। इसमें युग्मक या जनन कोशिकाओं की कोई भूमिका नहीं होती है। तो इसमें अलैंगिक जनन में ना तो युग्मक होता है और ना ही जनन कोशिका होता है, ना ही जनन कोशिका होता है। इसमें युग्मक भी नहीं होता है, और ना तो युग्मक होता है, ना जनन कोशिका होता है अलैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन में ना तो युग्मक होता है, ना तो जनन कोशिका होता है। यदि हम रेगिस्तान में जाते हैं तो अपने द्वारा उत्सर्जित मूत्र में हम परिवर्तन देखते हैं कि कम मात्रा में पेशाब निकलता है और बहुत पतला निकलता है। रेगिस्तान में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या होती है। वहाँ का तापमान भी अधिक है, जिस कारण हमारे शरीर का पानी गर्मी के वजह से भाप बनकर उड़ जाता है। रेगिस्तान में क्या होता है? रेगिस्तान में तापमान अधिक होता है, तापमान अधिक होता है। तो हमारे शरीर का पानी जो है क्या होता है? गर्मी के वजह से भाप बनकर उड़ जाता है। हमारे शरीर का पानी गर्मी के वजह से भाप बनकर उड़ जाता है, भाप बनकर उड़ जाता है। और शरीर में पानी की कमी हो जाती है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसके कारण मूत्र बहुत कम उत्सर्जित होता है। इसी के वजह से मूत्र है जो कि कम उत्सर्जित होता है और बहुत पतला पेशाब उत्सर्जित होता है, और पतला पेशाब उत्सर्जित होता है, पतला पेशाब उत्सर्जित होता है, पतला पेशाब उत्सर्जित होता है।